देखिए एलएसी का तो पूरा स्टेटस ही यही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो जहां खड़ा होता है वहां से एलएसी तो पूरा ग्रे एरिया। मैं लौटूंगा आपके पास में राजीव रंजन जी से भी मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजीव रंजन जी भी डिबेट के अंदर आए। राजीव जी, आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का एनिमी नंबर 1 चीन है। तो ऐसे में जो कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, रक्षा मंत्री रहे, अगर डीके दुबे जी जैसा तर्क दे रहे हैं, मैं उनकी बात से इस मामले पे थोड़ा सा सहमत हूं कि भाई जब तक निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक सरकार को, आपके एक्सपर्ट्स को, आपके डिफेंस फोर्सेस को ये जगह मिलनी चाहिए कि वो नेगोशिएट कर सकें, वो डील कर सकें, वो इस मामले के एक्सपर्ट हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप G20 का फोरम हो या दुनिया में जहां भी अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां किस नेता के साथ आपकी कैसी मुलाकात हुई, और खास करके चीन के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन वास्तविक चुनौती जितनी बड़ी दिखती है उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ये सच है कि आप केवल, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस नक्शे के जरिए चीन ने अपने साम्राज्यवादी नज़रिए को एक बार काफ़ी आक्रामक तरीके से एक बार फिर से रख दिया है। दूसरी तरफ सबमरीन्स देने का सवाल हो तो म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, जिनके यहाँ वो कहीं ना कहीं भारत के जो हित हैं, इन दोनों देशों के साथ आपका सीमा जुड़ता है। नर्वस होने की क्या जरूरत है? हम करेंगे ना, 140 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास अपनी ताकत है, हम इतने साल खड़े रहे हैं, दौरे सदियों रहा है दौरे दुश्मन हमारा। मुझे लगता है एक गंभीर बहस में जी, मुझे जब तक मैं पूरी बात नहीं आपको कहूंगा जी, तो आप शायद उसके मायने नहीं समझ पाएंगे जी। मैं यहाँ केवल कांग्रेस बनाम या अपोजिशन बनाम एनडीए मैं करने नहीं आया हूँ। जो वास्तविक स्थिति है, आप G20 को लेकर के आपने एक हाइप पैदा किया, एक ये रोटेशनल चेयरमैनशिप किसी भी चेयरपर्सनशिप किसी भी कंट्री को मिलेगा। आपके पहले इंडोनेशिया के पास था, इसके बाद ये ब्राजील को जाएगा, उसके पहले इटली के पास था, उसके पहले जो है वो जापान के पास था। वो तो ये तो तथ्य है, और सभी ने अपने अपने मुल्क में ऐसे ही इसको बढ़ाया और इसको बड़ा बताया, क्योंकि ये दुनिया का एक बड़ा आर्थिक मंच है। नहीं जी, सुनिए ना जी, अगर मेरी बारी में आप लगातार बोलेंगे तो फिर आप बोलिए। मैं आपसे मैं चाहता हूं कि हम बिंदु पे बात करें। राजीव जी, मैं चाहता हूं कि हम बिंदु पे बात करें, इसलिए मैं बिंदु पर ही बात कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको, मैं जो कुछ भी कहूंगा मैं कोई लफाजी नहीं करूंगा जी। मैं बस सीधी तौर पर आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान आपके पड़ोसी मुल्कों में, मालदीव से लेकर म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और आपके परंपरागत मित्र राष्ट्र भूटान में जिस तरह से उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरह से उनके श्रीलंका में जो उनकी रणनीति है, अभी सौभाग्य से 3 देशों में, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 3 राष्ट्राध्यक्ष भारत परस्त समझे जाते हैं या उनकी नीतियां भारत के नीतियों के साथ हितकारी समझी जाती हैं। वहां अगर अवामी लीग के बदले दूसरी सरकार बनी, जिसकी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां केवल बैठी नहीं होती हैं, एक बड़ी चुनौती आप देख सकते हैं कि श्रीलंका एक तरह से एक चाइनीज कॉलोनी के तौर पर वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। अगर वहां विक्रम रणनील सिंह अगर नहीं होंगे तो वहां तस्वीर दूसरी होगी। और मालदीव में बाजाबता भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान काफी तेजी से बढ़ा है। ये एक ऐसी कवायद है चीन की तरफ से जो कई मोर्चे पर आपको वो घेर रहे हैं। उनको रास्ते पर लाने के लिए आप ताइवान का जो इस्तेमाल है, ये अमेरिका के लिए भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और चीन की दुखती रग है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति तो बनाइए। आप क्वाड के भी सदस्य हैं, आप एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया आपके साथ है, जापान आपके साथ है और उस तरफ अमेरिका आपके साथ। बिल्कुल राजीव जी, अब एशिया पैसिफिक जो है वो इंडो पैसिफिक हो चुका है, इंडो पैसिफिक हो चुका है। पॉलिटिकल बयान, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स तो अलग है ना जी। बिल्कुल, आप केवल अगर इसको अगले चुनाव के लिए बिल्कुल राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास।